मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ये मैं वीडियो अपने रिवीजन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है अम्ल, भस्म एवं लवण। देखिए, सबसे पहले मैं इस चार्ट को समझाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा भी जो मैंने जैसे याद किया वैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। सिरका से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। तो सिर्फ सिरका से ही नहीं, अचार जो आप खाते हो उसमें भी एसिटिक अम्ल रहता है, ठीक है। संतरा, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर लिखा हुआ है संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल जो है सिर्फ संतरा में नहीं होता है, नींबू में भी होता है, ठीक है। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल तो होता ही है और अंगूर में भी होता है। टमाटर में होता है एक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और ऑक्जेलिक अम्ल से आप किसी भी कपड़े पर लगे हुए गंदगी को, किसी भी दाग को साफ कर सकते हो, यानी कि टमाटर से दाग साफ किया जा सकता है। दही, दही या खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, जो कि एक बैक्टीरिया भी होता है दही में, लैक्टोबैसियस, उसी के नाम पर है इसका लैक्टिक अम्ल। याद कर लोगे इस प्रकार। नींबू में मैं आपको बता दिया था सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल, ये भी मैं आपको बता दिया था। नहीं सॉरी, चींटी का डंक में होता है मेथनोइक अम्ल, ठीक है। और बिच्छू का डंक में भी होता है मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू की बूटी, इसमें भी होता है मेथेनोइक अम्ल। यानी कि चींटी और बिच्छू में होता है मेथेनोइक अम्ल। सीधा आएगा चींटी तो सीधा मारिएगा मेथेनोइक अम्ल आंख बंद करके। उसके बाद है अंगूर, टार्टरिक अम्ल। तो ये मैंने आपको बता दिया था वहीं पर, इमली के जगह पर। दुर्गंध युक्त मक्खन, ब्यूटाइरिक अम्ल याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है सेब, सेब में होता है मैलिक अम्ल। और जो आप लोग सोडा वाटर यानी कि कोई भी पेय जो स्प्राइट, माजा ये सब पीते हो उसमें होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसे कुछ होता है कार्बोनिक अम्ल, सॉरी, उसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है अम्ल। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है, यानी कि हाइड्रोजन जो है प्रतिस्थापत्य के रूप में रहता है और घुलने पर H+ आयन दे देता है। आर्हेनियस ने कहा था अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन दे देता है। ब्रस्टेड एवं लौरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। बात तो वही है, H+ आयन, H++ मतलब होता है प्रोटॉन, और उसी बात को घुमा करके लिख दिया गया है और इसके अनुसार ये अपना सिद्धांत बना लिया, उसी बात को दोहरा करके अपने तरीके से। देखिए आगे है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, लोन पेयर, जो कि आप 12th क्लास में पढ़े होइएगा, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि लोन पेयर जो निर्जन जोड़ी होती है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू खाइएगा तो पता चलेगा खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार का, और यानी कि भस्म का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल का उपयोग खाने में, जैसे कि खट्टे दूध, लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में भी होता है लैक्टिक अम्ल। सिरका एवं अचार में होता है एसिटिक अम्ल, जो मैंने आपको बताया था अभी। सोडा वाटर एवं अन्य पेय, यानी कि जो भी स्प्राइट पीते हो, कोको कोला, इस सब में होता है कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में होता है टार्टरिक अम्ल। इमली में भी होता है टार्टरिक अम्ल। सेब में होता है मैलिक अम्ल। नींबू एवं नारंगी, नारंगी यानी कि संतरा, होता है साइट्रिक अम्ल। इसी को सिट्रिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। टार्टरिक यानी कि अंगूर और इमली, ठीक है। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। जो खाना हम लोग के पेट में पचता है तो HCl के द्वारा ही पचता है। जो
तेजाब से भी खतरनाक होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में, सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट तत्व होते हैं, जो भी दूसरे मेटल होते हैं, उसको हटाने के लिए उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 और HNO3 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 और HNO3, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो मैंने आपको बताया था टमाटर में होता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में, यानी कि उसका जो भी उसका प्रबलता मतलब क्षमता, प्रबलता यानी कि क्षमता, सबसे ज़्यादा क्षमता होता है HCl में, उसके बाद HNO3, उसके बाद ये जो होता है तेजाब होता है। और मैंने आपको बताया था HCl उससे भी खतरनाक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा प्रबलता में आता है। उसके बाद आता है H2SO4, उसके बाद आता है CH3COOH, इसको ठीक है। उसके बाद आता है अम्लराज। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है, यानी कि अगर आपका गहना गलती से भी इसमें गिर गया, अम्लराज में गिर गया, तो जलाकर भस्म कर देगा, उसमें गल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम म्यूरिएटिक अम्ल है। यह खनिज अम्ल भी है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है, यानी कि जो शीशा होता है उसको ऐसा जादू भी आप देखे होइएगा कि शीशे को गला देता है पानी में, वो पानी नहीं होता है, उसके जगह पे HF रहता है, ठीक है। जादूगर आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में काम आता है। भस्म एक ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, भस्म कहलाता है। ये तो बेसिक है, 10th में भी आप पढ़े होइएगा। ब्रास्टेन और ब्रास्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, उसमें प्रोटॉन देने की क्षमता हो H+ आयन, और इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है, भस्म कहलाता है, ठीक है। उसमें ग्रहण करने की क्षमता थी अम्ल में, और भस्म में है देने की क्षमता, ठीक है। निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता। भस्म 2 प्रकार के होते हैं। जल में विलय भस्म, वैसा भस्म जो जल में घुल जाएगा, ठीक है, विलय हो जाएगा, क्षार कहलाता है। वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड OH- देता है, ठीक है। जल में अविलय भस्म, ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कि JNO, CuOH हॉल्टवाइज, FeO, Fe2O3। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO जो होता है वो होता है चूना, और CaOH जब चूना में पानी मिला दिया जाता है तो वो जल से घुल करके CaOH बन जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। घरों में चूना पोतने में जो हम लोग घर में चूना पोताई करते हैं उसमें भी बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गारा एवं प्लास्टर में जो प्लास्टर होता है, यानी कि पैरों टूटने पर जो प्लास्टर होता है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, और चमड़ा के ऊपर का बाल साफ़ करने में, यानी कि जैसे कि हो गया, आप देखे होइएगा कि घर में अगर किसी खस्सी का मीट बनता है तो उसमें चमड़े को साफ़ करने के लिए चूना का उपयोग किया जा सकता है। भले ही उसका स्वाद हट जाता है, लेकिन जो भी होता है बाल साफ़ हो जाता है बढ़िया से। जल से मृदु बनाने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, यानी कि तेजाब से अगर जल गया है वहाँ पर चूना का उपयोग किया जा सकता है, राहत मिलेगा। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। जो हम लोग साबुन लगाते हैं वो। पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, कागज़ एवं कपड़ा बनाने में, कारखानों को साफ़ करने में,
ये अपमर्जक बनाने में भी इसका उपयोग, यानी कि सरफ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसको यही नाम होता है एंटासिड टैबलेट, जो आप मार्केट में मिल जाता है। MgOH होल्टवाइज, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण किसे कहते हैं? देखिए, अम्ल एवं भस्म के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। तो जो लवण बनता है वही तो लवण कहलाता है। NaOH जो है क्षार है, HCl अम्ल है। तो दोनों प्रतिक्रिया किया तो NaCl जो है बना दिया क्या? नमक बना दिया, यानी कि लवण बना दिया। और H2O जल बना दिया। नमक और जल बना दिया कौन? ये दोनों मिल करके। ठीक है, अम्ल और भस्म मिल करके। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग। कुछ प्रमुख लवणों का उपयोग। साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड NaCl, जो मैंने अभी आपको बताया था, नमक बना दिया। साधारण नमक जो हम लोग घर में खाते हैं, समुद्री नमक, खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण के लिए, मतलब कि अचार को बचाने के लिए भी अचार में डाला जा सकता है नमक को। ठीक है, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पेट की अम्लता को दूर करने में एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट की अम्लता भी इससे दूर होती है। ढोबन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 10H2O। कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमर्जक का चूर्ण बनाने में, यानी कि सरफ बनाने में किया जाता है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में KNO3 का उपयोग होता है। pH स्केल को जो है pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जो अम्ल है वो कितना अम्लीयता उसमें है और जो क्षार है उसमें कितना क्षारीयता है, उसको ज्ञात करने के लिए एक मापदंड बनाया गया। किनके द्वारा? तो सोरेनस के द्वारा बनाया गया। 1909 ईस्वी में pH स्केल बनाया गया। ठीक है, उसी के आधार पर pH और इसका नियम क्या था? तो नियम था किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना उपस्थित है सांद्रण रूप में, उसका व्युत्क्रम का लघुगणक उस विलयन का pH कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है। और pH का मान तय है कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर के 14, यानी कि 14 के बीच में। ठीक है, तो अम्ल का जो भी pH मान होता है वो 7 से कम और 0 से ऊपर होता है। और क्षार का जो मान होता है 14 से नीचे और 7 से ऊपर होता है, तो वो हो जाएगा क्षार। और 7 जो होता है न्यूट्रल, यानी कि लवण होता है। ठीक है, समुद्री जल का देखिए, समुद्री जल आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ सामान्य पदार्थ का pH मान। तो समुद्री जल का है 8.4, इसको याद कीजिएगा, 8.4 7.4, 8.4 7.4। और नाम तो ऐसे भी याद रहता है, समुद्री जल के बाद रहता है रक्त, समुद्री जल के बाद रक्त, 8.4 7.4। लार 6.5 दूध का होता है 6.4, मूत्र का होता है 6, शराब का होता है 2.8। इसको ऐसे याद कीजिएगा, 6 बनाने के लिए 8 में से 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, नाम तो लाइन से याद हो ही जाता है, ज़्यादा पढ़िएगा तो। ठीक है, रिवाइज करने पर डाटा नहीं याद होता है, उसी को याद कर लीजिएगा। शराब 2.8, सिरका का होता है 8 का आधा कर दीजिए 4। ठीक है, सिरका जो मैंने ट्रिक बनाया उसी को बता रहा हूँ। सिरका 2.4, नींबू 2 तो होगा ही, और 4 का आधा कर दीजिए 2 हो जाएगा। ठीक है, 2.2। तो इस प्रकार से आप जल्दी याद कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH पारस में ही जीवित रह सकता है, मतलब इतना ही के बीच में जीवित रह सकता है। अगर अधिक समय तक दूसरे pH में रखा जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। वर्षा के जल के pH का मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। 5.6 से कम हो जाएगा तो। pH परिवर्तन के कारण दांत का क्षय। देखिए, मुंह में pH का मान जो होता है, pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित होने लगता है, यानी कि धीरे धीरे क्षय होने लगता है, खत्म होने लगता है। इसलिए अपने
नीम का दातून से मुंह धोना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्षारीयता बने रहे, अम्लीयता 5.5 से नीचे न जाए, तभी आपका दांत सुरक्षित रह पाएगा। खराब शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषण अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करती है। जो पुलिस रास्ते पर पकड़ पकड़ के जो चेक नहीं करती है मुंह में लगा करके, वो अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर ही कार्य करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।